नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी की डिटेल एनालिसिस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज हमारा ऑपरेशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। ये 1858 का एक्ट आने से पहले क्या हुआ, एक बड़ी क्रांति हो जाती है जिसको हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये 1857 की क्रांति का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस वजह से होती है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज की क्लास को चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है और आप लोगों के लिए कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहले इन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ लिख के, ताकि आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये क्लास उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका हाल ही में एग्जाम्स है। फर्क नहीं पड़ता आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ अपना भविष्य देखने, आप रेलवे के साथ भविष्य देख रहे हैं, आप एसएससी के साथ तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे संबंधित क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। अब इतनी सारी जानकारियां अगर आपके फेवर में, तो थोड़ा आप हमारा भी कार्य कर दीजिएगा। सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले रिवीजन करते हैं और देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ये रिवीजन बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी तक 3 प्रेसिडेंसी होती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी व बंगाल प्रेसिडेंसी। परंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हेड बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी। अब मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करता, परंतु ये बंगाल का गवर्नर पद नाम सही नहीं लग रहा, तो इसको नाम क्या, पद के नाम को परिवर्तित किया गया, बंगाल के गवर्नर का पद नाम रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए सिर्फ पद का नाम बदला है, इसकी पावर नहीं बदली थी, पावर सेम ही थी। इसकी गवर्नर जनरल परिषद में अभी भी 4 लोग सदस्य होते थे। 4 सदस्य होने के कारण एक रीजन भी क्रिएट होता था। अगर गवर्नर जनरल कोई डिसीजन लेता है, उनमें से 3 उस डिसीजन के फेवर में नहीं होते, तो वह डिसीजन पास नहीं हो पाता था। इसलिए गवर्नर जनरल अभी भी अपनी परिषद पे या गवर्नर जनरल परिषद पे डिपेंड रहता था। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनियों में जो व्यक्ति थे उनको निजी व्यापार या पर्सनल बिजनेस पर रोक लगा दिया गया। ये मुख्य चेंजमेंट्स हुए, देख लिए पढ़ लीजिए। 4 सदस्यों की कार्यकारी समिति, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया, प्रेसिडेंसी में हेड बना दिया गया। अब इसके ड्रॉबैक्स या कमियां क्या थी जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे बड़ी कमियां थी कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। वीटो पावर मतलब उसके पास स्थायी प्रशासन नहीं था, वो अगर चाहता भी था तो भी उसे अपने गवर्नर जनरल परिषद पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने में असक्षम रहा था। गवर्नर जनरल की परिषद पे कोई नियंत्रण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में नहीं था। साथ में ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दी गई और बंगाल की प्रेसिडेंसी बना दी गई, तो इन सभी के मध्य विभागों का स्पष्ट विभाजन नहीं था या विषयों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। विषय मतलब कोई क्या रूल्स बनाएगा, किसके अगेंस्ट में बनाएगा, किसके बिहाफ पे बनाएगा, ये चीजों का निवारण नहीं था। इसके लिए 2 आए, एक 1751 का, एक 1784 पिट्सइंज एक्ट। 1781 में क्या गया, भौगोलिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का सीमित कर दिया गया। कंपनी में लोक सेवकों के अधिकारियों की थोड़ी सी छूट दी गई, ताकि आपको करप्शन तो करना ही है, अगर थोड़ी छूट दे देंगे तो कम से कम आप रूल्स के अंडर रह के करेंगे, वरना आप रूल्स के बाहर तो निकल ही जाते। तो इस बात का ध्यान रखा गया। इसके साथ क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के डिसीजंस को मुक्त रखा गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जब आप भारत में निर्णय दे रहे हैं तो भारतीयों की आस्था, मर्यादा, इनका भी ध्यान रखा जाए। कानून का मकसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शिकायतों को दूर करना व न्यायपालिका को ज्यादा प्रभावी बनाना था। राजस्व मामले में, राजस्व संग्रह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को बाहर कर, मतलब गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर किया गया। कंपनी के अदालतों और न्यायिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कुछ बड़े अच्छे से डिसीजन लिए गए। कंपनी के नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कंपनी के लिए क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, अभी तो क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। कंपनी के नियंत्रण के लिए 2 अलग अलग बॉडी बनाई गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का काम केवल कमर्शियल डिसीजन लेना था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या नाम था, पॉलिटिकल या सिविल डिसीजन लेना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की संख्या कितनी होती थी, 24 संख्या होती थी, और ये रहते कहाँ थे, ये ब्रिटेन में रहते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में क्या था, इनमें की सदस्य संख्या भी 6 थी। 6 में से क्या थे, 4 प्रिवी काउंसलर के थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, एक एक्स मेंबर होता था।
तो इस तरह से 6 अन्य मेंबर्स की संकल्पना की गई। और अब कंपनी पे क्या, कंपनी पे शासन करने के लिए 2 लोगों का शासन हो गया। कमर्शियल एक्ट अलग द्वारा शासित किया जाएगा और प्रशासनिक स्तर अलग द्वारा शासन किया जाएगा। मतलब कंपनी पर द्वैध शासन का प्रारंभ देखने को मिला। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कंपनी के ऊपर द्वैध शासन हमें किस एक्ट द्वारा देखने को मिलता है। कंपनी पर द्वैध शासन हम लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत देखने को मिलता है। पढ़ लेते एक बार। क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया के बीच नियंत्रण के लिए दोहरी प्रणाली लाई गई। इस एक्ट में कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण। इस एक्ट के तहत कोड ऑफ डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। हाँ, एक पॉइंट सॉरी है जो मैं अभी आपको बताया नहीं, कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर का मतलब क्या है, अब बाकी लोग अगर ना भी साथ दें तो भी गवर्नर जनरल अकेले खुद उस चीज को पास करा सकता था। सदस्य संख्या जो थी वो पहले 4 थी, 4 से सदस्य संख्या 3 कर दी गई। 3 का मतलब क्या है, अगर कोई एक भी तैयार हो गया तो 2-2 से टाई हो जाएगा। परंतु गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है, वो अपने वीटो पावर के बल पे उस एक्ट या उस अधिनियम को पारित करवा लेगा। ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट कंफर्म हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1700 चार्टर एक्ट आता है 1813 का। अभी 1813 का चार्टर एक्ट, यहां से आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि अब कंपनी के व्यापारिक क्षेत्राधिकार को लिमिटेड किया जाने लगा। कंपनी के व्यापारिक क्षेत्राधिकार को लिमिटेड करने के लिए सबसे पहले किया गया, कंपनी के शासन को केवल 20 वर्षों तक और बढ़ाया जाएगा। एक अल्टीमेटम दे दिया गया। अभी तक जिसको हम लोग ब्रिटिश संपत्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति बोलते थे, वो अब भारत में ब्रिटेन संपत्ति कहलाने जाने लगी, या ब्रिटिश प्रोविंस लिख के आने लगा। मतलब अभी तक जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन कर रही थी, इसके शासन कर रही, सॉरी व्यापार कर रही थी, इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना प्रशासन स्थापित करना चाहती थी। इस कंपनी के साथ एक्ट के साथ चाय, अफीम और चीन के साथ कंपनी को व्यापार को छोड़ के बाकी सभी एकाधिकार को भी समाप्त कर दी गई। साथ में भारत में ईसाई मिशनरियों का आना प्रारंभ हो गया और शिक्षा साहित्य पे 1 लाख रुपए सालाना, एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करने का अल्टीमेट दिया गया कि आप भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करिए। अभी खर्च नहीं होता है, खर्च होना स्टार्ट होता है 1833 के बाद से। अभी केवल बात कही गई थी। पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि चाय, अफीम और चीन, चाय, अफीम और चीन, इनके साथ ही व्यापार के एकाधिकार को शामिल रखा गया, बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। 20 वर्षों तक यह अधिनियम बढ़ाया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, एक साल में 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पे धनराशि खर्च करने का अल्टीमेटम दिया गया। अब 1813 बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। इसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में विधान परिषद की एक स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को, जिसको अभी तक हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, किस नाम से जानते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस पद नाम को परिवर्तित कर दिया गया और बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, पद का नाम परिवर्तित किया गया। अभी तक इसकी शक्तियां सेम थी और पद का नाम बदलने के साथ ही इसमें गवर्नर जनरल को भारत सरकार के नाम से जाना जाने लगा, राजस्व से संबंधित एक नए अधिकारी की। अभी तक क्या थी इनके में, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 3 मेंबर होते थे। गवर्नर जनरल परिषद में कितने थे? 3 मेंबर। इसमें एक नए मेंबर की एंट्री होती है जिसको लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारी बोलते हैं। मतलब ये कानून विधिवेत्ता था, ये कानून बनाने का कार्य करता था। गवर्नर जनरल को देश के अंदर बजट तैयार करने की एवं आईसीएस की खुली सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। परंतु अब इसमें भारतीय शामिल नहीं थे। भारतीयों को शामिल होने की परमिशन मिलती है सन 1853 के बाद। ठीक। मूल निवासियों को लोकतांत्रिक शासन में हिस्सा लेने की आजादी दी गई। फिर चर्चा करते हैं 1853 का। अभी 1853 के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1853 का चार्टर एक्ट क्या था, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स थे, ये हम लोगों ने कल के शासन के बारे में पढ़ा था। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले कि आईसीएस की खुली प्रतियोगिता आयोजित कर दी गई और इसमें अब भारतीय भी भाग ले सकते थे। ध्यान रखना, आईसीएस की खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसमें से पहले भारतीय भाग लेने लगे। और 1867 के बारे में चर्चा, 1867-68 में सबसे पहले एस.एन. टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईएएस बनते हैं। यहाँ से लोगो आ रहा होगा, ठीक है, याद रखिए। 1867-58 में सबसे पहले भारत में सबसे पहले आईएएस बनते हैं, जिसको एस.एन. टैगोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भ्राताश्री थे। इसके साथ किया गया क्या? इसके साथ किया इतना सा गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 सदस्य होते थे, 6 परिषदों की एक नई सदस्य बनाई गई। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्य और कार्यकारी सदस्यों को अलग कर दिया गया। इसमें केंद्रीय विधानसभा परिषद में 6 नए सदस्य को स्थापित किए गए।
सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर देगा। यह कंपनी का निश्चित अवधि के लिए था। मतलब कंपनी का मानना था अब इस आधार पर हम प्रशासन लगातार चलाते रहेंगे। परंतु होता क्या है, इसके ठीक 4 साल बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। और इस 1857 की क्रांति के फलस्वरूप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1858 को पढ़ने से पहले 1857 की क्रांति पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट आते ही कंपनी को एक चीज श्योर थी कि अब ये एक्ट सालों साल चलता रहेगा, इसी आधार पे हम भारत में शासन करते रहेंगे, इसी आधार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रशासन करती रहेगी। परंतु जो भारतीय थे वो लगातार इनकी कई नीतियों से विरुद्ध थे। सबसे पहली जो मुख्य नीति थी कि यहाँ पे आम जनता भी परेशान थी। आम जनता मतलब जो कृषक वर्ग था वो भी परेशान था इनके टैक्स कलेक्शन मेथड से, कि टैक्स कलेक्शन मेथड लगातार बढ़ता जा रहा था, उसमें भारतीयों के बारे में कोई भी सोचना नहीं था। सेकंड, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो भी इनसे परेशान थे, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लिए क्या क्या थे, सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज थी कि भारतीयों की आस्था पर ये लगातार चोट कर रहे थे। कहीं सती प्रथा बंद कर रहे थे, कहीं पे बाल विवाह बंद कर रहे थे। मतलब ये भारतीय प्रथाओं, मतलब भले ही अच्छी चीज थी पर उस समय ये भारतीय प्रथाओं के अगेंस्ट में जा रहे थे। सैनिकों के बारे में चर्चा करें तो सैनिक भी लगातार इनसे नाराज ही थे। सैनिक किस तरह से नाराज थे, एक तो सैनिकों को समुद्र पार करके विदेश जाना पड़ रहा था युद्ध लड़ने के लिए, और भारत में समुद्र को पार करना पाप माना जाता था, अर्थात भारतीयों के पापी के बना रहे थे। सेकेंडरी, एक जो कारतूस की घटना हो जाती। कारतूस की घटना क्या थी, गाय व सुअर के चमड़े से बनाई गई, गाय या सुअर के चमड़े से गन का कवर बनाया जाने लगा, जिसको काट के गन में डालना पड़ता था, वो भी एक घटना हो गई। इसके साथ जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग से मतलब क्या है, जो प्रशासन में साथ दे रहा था, जैसे राजवाड़ों की इन्होंने पेंशन बंद कर दी, कुछ राजवाड़ों को सिर्फ नाम मात्र का राजा छोड़ा, और ये लगातार आसपास के क्षेत्रों को हड़पते ही जा रहे थे। इतना हड़प रहे थे कि इनके प्रशासनिक क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहे थे। प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ने के लिए इससे पहले के एक्ट में देखा था 1833 के 1853 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था, एक नई गवर्नर बॉडी की ही गठन कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, जिसकी संख्या पहले 24 होती थी, उनकी संख्या 18 कर दी गई, और उसका कार्य नए क्षेत्रों की स्थापना करना ही था। तो ये नए क्षेत्रों की स्थापना करते तो कुलीन वर्ग भी इनसे परेशान था। कुल मिला के भारत में संपूर्ण व्यक्ति इनसे परेशान था, और ये इस तरह से परेशान हो चुका था कि अब वो चाहता था इनसे मुक्ति पाना। इसके लिए अलग अलग दल बनने लगे, सभी इनके अगेंस्ट में धीरे धीरे फाइट करने लगे, और इनकी फाइट कुछ इस तरह से बढ़ गया कि सन 1857 की एक कंप्लीट क्रांति हो गई, और इस क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजों के हाथ पैर या ब्रिटानिया हुकूमत के हाथ पैर फूल गए। उन्हें एक बात समझ में आ गई, अगर भारत में प्रशासन करना है तो भारत में इस तरह से प्रशासन नहीं कर पाएंगे कि केवल अपना ही बेनिफिट्स करें। अब हमें भारतीयों को भी प्रशासन में स्थायी तौर पे शामिल करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्थायी तौर पे शामिल करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिए 1858 का चार्टर एक्ट बनाया। इस 1858 का चार्टर एक्ट को ही भारत शासन अधिनियम का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारत शासन अधिनियम। नाम क्या पड़ा इसका? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। इस 1858 की घोषणा कहां की गई, सबसे पहले वो याद रखिएगा। इसमें मुख्य पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 नवंबर की घटना है ये, इलाहाबाद 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जिसको कर वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। 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 घोषणा पत्र पढ़ा गया, ठीक है। और इस घोषणा पत्र को जब पढ़ा गया, इसमें कहा क्या गया, भारत जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त करके यह पूर्णतः महारानी विक्टोरिया या ब्रिटानिया हुकूमत की रानी के अंतर्गत हो जाएगा। अब ये ब्रिटिश प्रोविंस की तरह कार्य करने लगेगा। भारत में भारतीयों को सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अभी तक जो चूक की नीति चल रही थी, गोद निषेध नीति चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। साथ में भारतीयों को एक्टिव रूप से अब प्रशासन में साथ दिया जाएगा, और प्रशासनिक समस्त पद भारतीयों के लिए खुल जाएंगे। भारतीयों के साथ हो रहे भेदभावों को समाप्त किया जाएगा। अब भारतीय ना होकर ब्रिटानिया हुकूमत के अंतर्गत नागरिक कहलाएंगे। कुल मिला के 1 नवंबर
1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद अब भारत भारत ना बच के भारत ब्रिटानिया हुकूमत का एक आधिपत्य क्षेत्र बन गया था। अब इस आधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के अंदर थोड़ा सी संतुष्टि आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगातार हमारा दोहन कर रही थी, इस कंपनी का प्रशासन समाप्त हो गया। परंतु भारतीय पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। कुछ लोग संतुष्ट हो चुके थे, परंतु भारतीय पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। इसके लिए समय समय पे अभी एक्ट होता रहता है। 1858 के बाद 1861 आता है, 1892 आता है, 1861 आता है, 1909 आता है। 1909 के बाद ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ता है। परंतु यहां से भी लगभग 100 सालों तक का इन्होंने प्रशासन किया, बहुत बड़ा कार्य किया था। अब इसके लिए किया क्या गया? सबसे पहले तो क्या, जिस पद का नाम भारत का वायसराय था, कंट्रोल किसके हाथ में था? भारत का वायसराय था। एक देखिए, अभी तक क्या था? अभी तक यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल एक पद होता था, भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान से समझना, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल होता था और इस गवर्नर जनरल की मदद के लिए कंपनी के दो पार्ट्स होते थे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या रखा गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। क्या? सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और ये सेक्रेटरी कहां रहते थे? ये सेक्रेटरी निवास करते थे ये ब्रिटेन के, देखिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को तो कंफर्म होगा आपका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट भी कंफर्म होगा। इनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे ब्रिटेन में रहते थे, परंतु ये भारत के सचिव होते थे। ये क्या? भारत के सचिव होते थे या भारतीय सचिव होते थे। ये भारतीय सचिव क्या थे? ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एक मेंबर होते थे, जो भारत में के लिए अब सारे के सारे रूल्स यही बनाएंगे। इनकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी। क्या? 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जो इनकी मदद करेगा भारत में प्रशासन को संभालने हेतु एवं भारत में लोगों को प्रशासन। ये 15 लोगों के मेंबर्स में क्या था? इसमें 8 सदस्य तो ब्रिटेन के थे, 8 सदस्य ब्रिटिश थे और 7 कंपनी के हेड होते थे। मतलब अब कुल मिला के कोई भी रूल्स बनेगा उसमें मुख्य तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी ज्यादा है और बाकी लोग कम है। कुल मिला के अब भारत के लिए कुछ भी बन रहा है उसमें ब्रिटेन का शासन रहने लगा। और जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के साथ भारत का वायसराय बन गया। और ये वायसराय क्या करता था? ये वायसराय डायरेक्ट रिपोर्ट करता था सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया को। सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया अपना प्रशासन करता था। पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। पहले वायसराय क्या बने थे? लॉर्ड कैनिंग। अब 1858 के बाद क्या? 1858 के बाद भारतीय हुकूमत वास्तविक रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। अब हम लोग इसके बाद इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आज की क्लास में देखते हैं क्या है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले, इस अधिनियम के तहत भारत पे सीधे ब्रिटानिया राजशाही के शासन में आ गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल कर वायसराय कर दिया गया। सिविल सेवा की स्थापना कर दी गई। सिविल सेवा में क्या था? अभी तक केवल लोअर पद तक भारतीय पहुंच सकते थे, अब लोअर हायर मतलब हर एक पद पे भारतीय आसीन हो सकते थे। मुगल शासन को पूर्णतः लिखित रूप से समाप्त कर दिया गया। भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सिविल सेवाओं में अनुमति देने लगे। भारतीयों में विधान परिषद की स्थापना की गई। ये विधान परिषद क्या है? 15 सदस्यों की है। भारत में राज्य सचिव का पद बनाया गया। इस अधिनियम के तहत नियंत्रक बोर्ड ऑफ न्यायालय को समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट को समाप्त कर दिया। चूक की नीति व्यवगत का सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। चलिए, तो ये था आज का सेशन। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में और हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।